नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मोरबी में जनसभा करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात का दौरा करेंगे, मोरबी में जनसभा करेंगे। भरूच और सूरत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। सीएम योगी एज गुजरात में चुनाव प्रचार भी करते नजर आएंगे। तो वहीं हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी और साथ ही साथ गुजरात के मोरबी, भरूच, सूरत में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश मॉडल की जिस तरीके से सराहना हो रही है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में देखिए 2 चरणों में चुनाव होना है, 1 तारीख को 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। और उससे पहले चुनाव प्रचार की तैयारियों का जिम्मा कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों भी है और इसी कड़ी में आज गुजरात का उनका खास दौरा है। बड़ी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कहते हैं सुनना बेहद ही ज्यादा अहम रहेगा। किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश मॉडल को कहीं ना कहीं साधते हुए गुजरात में गुजरात वासियों से अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी को विजय करने के लिए, ये देखना होगा। और बेहद ही दिलचस्प गुजरात का ये पूरा चुनाव, जहां त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला और इस मुकाबले में सीएम योगी आदित्यनाथ का जाना और वहां पर प्रचार प्रसार करना बेहद ही ज्यादा अहम। इसका क्या असर जनता पर पड़ता है, ये देखना होगा। यूपी में उपचुनाव ने सियासी गर्मी बढ़ाई है। जीत के लिए बीजेपी का ट्रिपल लेयर प्लान, अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जहां सपा भी उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी। खतौली, रामपुर, मैनपुरी में होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है। मंत्रियों को मिली है उपचुनाव की जिम्मेदारी। अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह मैनपुरी देखेंगे। कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत को खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटिक, गुलाब देवी को भी खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। बलदेव औलख, जितिन प्रसाद को रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह को भी रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी का जो ट्रिपल लेयर प्लान है वो तैयार है, जहां मंत्रियों को उपचुनाव के रण में खड़ा किया गया है, जहां मंत्री प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और इससे पहले समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। तो 5 दिसंबर को उपचुनाव है और मैनपुरी, रामपुर, खतौली सीट पर किस तरीके से वोटिंग होती है और बड़ी संख्या में लोग किसको चुनते हैं, ये देखना होगा। तो देखिए 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव है, जहां मैनपुरी की लोकसभा सीट जो कि नेताजी के निधन के बाद खाली हुई, उस पर चुनाव है। डिंपल यादव वर्सेस रघुराज शाक्य होगा। तो वहीं रामपुर में भी ये बड़ी सियासी लड़ाई है। लोकसभा उपचुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव है रामपुर में। तो वहीं खतौली की सीट भी बेहद ही ज्यादा अहम है। भारतीय जनता पार्टी का पहरा रहा है, लेकिन कितनी टक्कर मिलती है विपक्षी पार्टी से, ये देखना होगा। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में घमासान जारी है। बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर लग चुकी है। इसी बीच अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मौजूद रही। चाचा भतीजे की मुलाकात चर्चा का विषय बना हुआ है। चाचा भतीजे के बीच बढ़ रही नजदीकियां चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी न होती तो सपा के पितामह मुलायम सिंह यादव की सियासत चमकदार बनकर दुनिया में नहीं निखरती। मैनपुरी न होती तो मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव की सियासत इतनी चर्चा में न होती। मैनपुरी न होती तो शिवपाल से अदावत रखने वाले उनके चचेरे भाई रामगोपाल यादव न कहते कि शिवपाल की सहमति से डिंपल का चयन हुआ। मैनपुरी न होती तो शिवपाल एक कदम आगे बढ़कर बहू के समर्थन का ऐलान न करते और मैनपुरी न होती तो चाचा से एक कदम आगे बढ़ने के बदले अखिलेश 2 कदम आगे न बढ़ते। शिवपाल से मिलने गिले शिकवे दूर करने उनके आवास पर न जाते। मैनपुरी के साथ बीजेपी के शाक्य गार्ड ने राजनीति को सपा के पक्ष में मोड़कर रख दिया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच की दूरियों को नजदीक लाने का संकेत दे दिया। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को ये सोचकर मैनपुरी के रण में उतारा था कि शाक्य वोटर्स का तो साथ मिलेगा ही, शिवपाल समर्थक भी समर्थन में वोट दे देंगे। लेकिन मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव ने बीजेपी की सियासत की पूरी बाजी पलट कर रख दी। शिवपाल को मनाया। शिवपाल ने इसके बाद ऐलान किया, अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया, मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम के सम्मान में डिंपल यादव को जिताना है। यही नेताजी को असली श्रद्धांजलि है। संदेश साफ था, ये सब वो अखिलेश के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव और बड़ी बहू डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं। सबको खबर थी शिवपाल डिंपल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अखिलेश की समाजवादी सियासत ने एक दूसरा टर्न ले लिया। अखिलेश शिवपाल के घर पहुंच गए, जहां उनकी पत्नी डिंपल यादव पहले से मौजूद थी। शिवपाल से मुलाकात की, बात की और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी झट से तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मैनपुरी जो सीट है, आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने अपने पहले भी कई सारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ही नेता हैं और जो है पूरे परिवार को एक साथ ले चलने की उनके अंदर कुवत भी है। उन्होंने कई बार कई सारे मोर्चों पे कहा और पूरा परिवार आज के टाइम में एक है। दूसरी बात, चाचा ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी से जो आपकी परिवार की बहू हैं, आदरणीय नेताजी की बहू हैं, वो बहुत ही ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगी। मैनपुरी में हालत खराब देख करके अब समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह यादव की सुधा आई है। वरना शिवपाल सिंह यादव जी को ना आजमगढ़ के चुनाव में पूछा, ना गोला के उपचुनाव में पूछा, ना रामपुर के उपचुनाव में पूछा, बल्कि कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी करके उनको स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन अब जब चुनाव में इज्जत दांव पर लग गई है और ये जानते हैं कि जसवंत नगर में चाचा के बिना समाजवादी पार्टी की साइकिल का पैडल मारने के लिए कोई कार्यकर्ता भी ढूंढने नहीं मिलेगा, तब अब वो चाचा के पैरों में जाकर के गिर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश और शिवपाल के इस संदेश को किस तरीके से लिया जाए। क्या घर के बड़ों यानी बड़ों में अपने सगे चाचा शिवपाल यादव का साथ उपचुनाव से आगे भी बना रहेगा? क्या शिवपाल मैनपुरी की तरह खून पसीने से सींची पार्टी सपा को भी संवारेंगे? और क्या ये रिश्ता 2024 की लड़ाई में भी दिखेगा? क्या अखिलेश को अपने राजनीतिक अनुभव से सियासी सीख शिवपाल हमेशा देते रहेंगे, या ये रिश्ता सिर्फ उपचुनाव के लिए बैसाखी है और क्या ये सिर्फ मजबूरी का मिलन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने नामांकन दाखिल किया। आकाश सक्सेना कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इस दौरान रामपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। आकाश कुमार सक्सेना के नामांकन पे इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर, आज आपने नामांकन कराया है, सर क्या लगता है इस बार जीत होगी सर? और 100% आकाश सक्सेना जी यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी और पहली बार रामपुर विधानसभा में सर, लोगों का कहना है कि 45 साल के इस किले को क्या तोड़ पाएंगे आप, क्या कैसा लगता है? किला किसी का जो है वो आज तक न बचा है और न बचेगा। जहाँ तक सवाल है, एक चीज समझ लेना चाहिए, जो लोग नो बॉल की बेवकूफ़ी करते हैं और हिट विकेट की बदहवासी करते हैं, वो मैदान से बाहर। आप थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने कहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। रामपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न्यूज़ 1 इंडिया पर खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना इस वक्त नामांकन कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ अंदर जा चुके हैं। इस वक्त उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, जो बड़े नेता हैं मुस्लिम चेहरे वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं से एक एक कर जानूंगा क्या तैयारियां हैं। इस वक्त आप नामांकन कराने आए, क्या कहना है? आकाश सक्सेना की विजयी होगी और अच्छे वोटों से जिताएंगे।
किस बात पे विजय को चाहते हैं, क्या ऐसे मुद्दे उन्होंने आपके सामने रखे जिससे आप विजय चाहते हैं? ऐसे तो कोई भी कह देगा विजय होगी हमारी। ये है कि वो विकास भी कराएंगे और उनके पापा भी विधायक रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत विकास कराया। चलिए, पापा के विधायक होने की वजह से वो जीतेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से? भाजपा का काम अच्छा है। भाजपा के काम पे आकाश कुमार सक्सेना जीतेंगे। अपने काम की मैं बात करूं तो आकाश कुमार सक्सेना का क्या योगदान है यार आपको? आकाश कुमार सक्सेना जी तो हल्दी भैया का एक सेकुलर इंसान है, उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब खान। शाहजेब खान, लोग कहते हैं कि वो हिंदूवादी नेता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो उनके साथ काफी टाइम समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा है और वो एक बिजनेसमैन आए, वो रामपुर को कारोबार देना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्शन में आए हैं और इस बार इंशाल्लाह बहुत मजबूत तरीके से जीतेंगे। क्या कहना है? इस बार इतिहास रचा जाएगा आकाश भैया के लिए ही लोगों की ज्यादातर राय है। मेरे साथ और भी मुस्लिम नेता यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जान लेता हूँ क्या कहना चाहेंगे सर। आज जो नामांकन हमारे आकाश सक्सेना अपनी भाजपा प्रत्याशी दाखिल करने आए हैं, ऐतिहासिक नामांकन है और अब की बार रामपुर विधानसभा की ऐतिहासिक जीत होगी। वजह यह है कि 41 साल से जिस शख्स ने अपना रामपुर वालों को सिर्फ गुलाम बना के रखा है, आज उससे हमें आज़ादी मिलने का दिन है और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सफाया होगा। किस काम के बूथे पे वोट मांगने जाएंगे और कैसे जीतने की कोशिश? हम काम मांग रहे हैं। हमें देखिए, रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के मकान 2.5 लाख वाले मकान कितने बन गए और रामपुर में 11,500 मुसलमानों का मकान बना है। उससे कहीं ज्यादा तो मुकदमों में लोग जेल भेज दिया गया, क्या कहेंगे? जेल सबसे ज्यादा भेजा है फर्जी मुकदमों में आजम खान ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में चरस लग के जेल गए हैं लोग रामपुर के, जिन्होंने विरोध किया आजम खान पर 2.5 किलो चरस लगाई है। आज भी रामपुर में जेल में सजा काट रहे हैं वो लोग। और भाई, क्या ऐसा आकाश कुमार सक्सेना के काम है जिसके बूथे पे मुस्लिम उन्हें वोट दे, और वोट क्यों दे मुस्लिम? देखिए, मैं बताऊं आपको, मुस्लिम वोट यूँ देगा कि रामपुर का मुसलमान अब इस वक्त इस बात से उग चुका है रोज उपचुनाव से, कभी अपनी बीवी को खड़ा कर रहे हैं, कभी किसी को, और ये बड़े मियाँ जो है, बड़े मियाँ का टाइम अब निबट चुका है। इनका अब आने वाले टाइम में भी, जो कि 9.5 साल निबट चुका। आजम खां का वोट देने का अधिकार खत्म। जहां सपा नेता आजम खां को नहीं रहा वोट देने का अधिकार, निर्वाचन आयोग से बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की है। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से आजम खां का नाम काटा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां का वोट देने का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। 5 दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी। उन्होंने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि आजम खां सजायाफ्ता है, लिहाजा चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा गया है ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके। सीधा रुख करते देहरादून से सूत्रों के हवाले से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। अक्टूबर 2020 में उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे निरस्त करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश से राज्य सरकार संकट में आ घिरी थी। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गई थी और इस मामले में कुल 3 एसएलपी दाखिल हुई थी। त्रिवेंद्र बनाम उमेश कुमार, हरेंद्र बनाम उमेश कुमार, सरकार बनाम उमेश कुमार। राज्य सरकार बनाम में राज्य सरकार आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है। एसएलपी में उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज और हाईकोर्ट से निरस्त दर्ज केस के आदेशों के खिलाफ भी एसएलपी दी गई थी। गृह विभाग के सूत्रों ने संकेत दिए हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह कैंप को भी बड़ा झटका लगना तय है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से है फिलहाल ये खबर, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र कैंप को भी बड़ा झटका इसी से लग सकता है। उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज और हाईकोर्ट में निरस्त
जहां गृह विभाग के सूत्रों ने संकेत दिए हैं और ये संकेत कितने ज्यादा सटीक बैठते हैं देखना होगा। जहां अंदेशा ये भी है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंप को भी बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। श्रावस्ती से अब खबर, जहां श्रावस्ती दौरे पर रहे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का संगठन के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की है। इस दौरान अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा है कि अधिकारी कान खोल कर सुन ले, सड़कों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अब ना बरसात है ना ही बाढ़ का यही मौसम है जिस मौसम में काम किया जा सकता है और रात दिन यानी 24 घंटे काम करें और श्रावस्ती की सड़कों को वर्ल्ड क्लास की सड़कें बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मोदी और योगी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। यहां पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सौभाग्य है कि श्रावस्ती जनपद में आने का अवसर मिला है और आज मुख्य उद्देश्य यहाँ, जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पहले भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनपदों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, विभाग का मानना है युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत। और यहाँ आज मैं उसी की समीक्षा के लिए जनपद में आया हूँ। बिंदुवार सभी सड़कों की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसकी जवाबदेही करके कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, कहीं कहीं अभी सड़कें में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, काम भी गुणवत्ताहीन हुआ, इस पर क्या? उसके लिए ही आज समीक्षा कर रहे हैं और अगर कोई आपको सुझाव देना है कहाँ कमी। मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने रालोद प्रत्याशी का चिट्ठा खोला है, जहां ऐसे बाहुबल मुजफ्फरनगर की हर गली में है। रालोद प्रत्याशी पर चोरी, लूट, डकैती, अपहरण समेत 50 केस दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सीधा सुनवाते हैं। इस क्षेत्र में एक बाहरी विधायक देखा भाई, बाहर से आके बन गया था, आपने बनाया था कतौली वालों ने। 5 साल फरीदाबाद में टायर घिसते रहे, जूते घिसते रहे, तुम कोई पाया नहीं तुम्हें। फिर हमने गलती कर दी, एक इंपोर्टेड पीस हमने बना दिया। 5 साल फिर फरीदाबाद मीरापुर
किस तरीके से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की दर्दनाक उसकी हत्या की है दर्दनाक तरीके से, इसका ये पूरा मामला है। और देखिए इस पूरे मामले पर जहां जांच जारी है तो इसी बीच एमएलए की तरफ से पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां आरोपी सुफियान पर घोषित हुआ इनाम। डीसीपी पश्चिम ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। सूचना देने वाले को पुलिस इनाम देगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां डीसीपी पश्चिम ने 25,000 का इनाम घोषित किया है आरोपी सुफियान पर, जिसने अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में देखिए सुफियान की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। और इसी बीच सुफियान पर इनाम घोषित कर दिया गया है। डीसीपी पश्चिम ने 25,000 का इनाम सुफियान पर घोषित किया है। सूचना देने वाले को पुलिस इनाम देगी। और देखिए कितनी जल्दी गिरफ्तारी होती है सुफियान की, आगे की सजा उसको कैसे मिलती है, क्या इस पूरे मामले में आगे बड़ा खुलासा होता है, इसको लेकर लगातार देखिए जांच जारी है। लगातार पुलिस की टीम छापेमारी भी कर रही है, दबिश भी दे रही है। और इसी बीच 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है सुफियान पर। जो भी सुफियान की सूचना देगा पुलिस उसे इनाम भी देगी। देखिए बड़ा ये पूरा मामला लखनऊ से सामने आया, जहां एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। कहीं ना कहीं लव जिहाद का भी ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले की जांच हो रही है। दिल्ली में स्टार इलेक्ट्रॉनिक का अल्फा कैमरा रिपेयर सेंटर की शुरुआत हुई है। दिल्ली का पहला अल्फा रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है। इस प्रोग्राम से सोनी इंडिया के ऑल इंडिया सर्विसेज डिवीजन हेड विशाल माथुर भी शामिल हुए। इनके साथ सोनी इंडिया के ऑल इंडिया सर्विस हेड सुरेंद्र समरिया और दिल्ली के सोनी इंडिया ब्रांच सर्विस मैनेजर मनोज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि अब दिल्ली के आसपास रहने वाले कस्टमर जिनको सोनी अल्फा की सर्विस करानी है, अब उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में उनका सर्विस सेंटर खुल चुका है, अब वहां जाकर सर्विस करा सकते हैं। दिल्ली कस्टमर के लिए बहुत ईजी हो गया है सर्विस कराना, या कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट वहां पर जाकर सर्विस करा सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे कैमरे की सर्विस हो रही है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। जी सर, ये मशीन जो है ये किस चीज़ की मशीन है यहाँ पे? सर ये कैमरा एडजस्टमेंट के लिए मशीन है। कैमरा एडजस्टमेंट, आपको ओपन करके दिखा सकते हैं? हाँ जी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मशीन, इसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स लगते हैं जो एडजस्टमेंट के काम आते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे 9 कलर चार्ट हो गया, आपका ये होता है एंटी फिल्टर हो गया, अलग टाइप के चार्ट्स हो गया, कैमरा एडजस्टमेंट के जरूरी होते हैं आफ्टर रिपेयर। ठीक है। कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं उनको एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका फ्लैंज बैक जिक होगी, इसमें एडजस्टमेंट होती है। ये भी डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं जो लगा के कैमरे में एडजस्ट किया जाता है। आज हमारे को सोनी ब्रांड ने जो है नई ऑथराइजेशन दी है, जो अल्फ़ा कैमरास आते हैं। और पहले कस्टमर्स को जो है बहुत थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती थी, जो कि पहले यहाँ रिसीव करके हम हमारे उसको हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र करते। अब सेम उसी चीज़ की ऑथराइजेशन जो है हमारे को यहाँ पर मिली है, और हमने अपना जो सेटअप है वो बड़ा किया है अकॉर्डिंगली। तो ये एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छी सहूलत है, और मैं समझता हूँ जो अल्फ़ा के प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको हम प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से सत्य। और आज हमने यहाँ पे इधर नॉर्थ दिल्ली में एक नया सर्विस सेंटर ओपन किया है, जो कि अल्फ़ा बॉडीज़ को रिपेयर करेगा। ये बेसिकली प्रोफेशनल कैमरास कस्टमर्स के लिए है, ताकि उनको अच्छी सर्विसेज मिल सके और उनके पास में मिल सके। तो ये दिल्ली का दूसरा सेटअप है, और हमारा ऑल इंडिया में ये 19वां सेटअप है। तो अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को जैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ, और जितना जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्ट है उसको रिपेयर कर पाएँ। और ये जो सर्विस सेंटर है, ये दूसरा सर्विस सेंटर है जहाँ पे हम लोग कैमरे के अंदर रिपेयर वगैरह कंपोनेंट लेवल पे भी कुछ रिपेयर्स करते हैं। यहाँ पे ये क्लीन बूथ हो जाता है, इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के एडजस्टमेंट के उपकरण हैं यहाँ पे लगे हुए, जो कि एक कैमरा रिपेयर करने के बाद में उसको कैलिब्रेशन के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसकी
परफेक्शन है इसके लिए शूटिंग के लिए। दिल्ली में अभी कितने सर्विस सेंटर ओपन हो चुके हैं? ये दूसरा सर्विस सेंटर, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, और एक कंपनी का ओन्ड है वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।